नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपल एस में। तो आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है प्रोडक्शन। सिलेबस में जो दिया हुआ है वो दिया है प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट, और अलग से एक दिया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस एंड लॉ। तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे, प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और लॉ आज पढ़ेंगे हम। कॉस्ट को हम अलग से रखेंगे, इसको अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम तो शुरू करते हैं आज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। देखो, इनपुट को आप समझ लीजिए जैसे लैंड हो गई, लेबर्स हो गई, कैपिटल हो गई। ये सारे जो फैक्टर्स हैं उसको किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में जो यूज़ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट। ठीक है। और आउटपुट क्या हो गए, जैसे कि कोई फाइनल कमोडिटी तैयार होती, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं ब्रेड की। ब्रेड को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, वीट चाहिए होता है, मशीन्स चाहिए होती है, लेबर्स चाहिए होती है, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर चाहिए होता है। ये सभी जो फैक्टर्स हैं इसको हम क्या कहेंगे, इनपुट। ठीक है। और जब ये फाइनल गुड बनेगी, इसको वीट का यूज़ करके, कैपिटल का यूज़ करके, फर्म का यूज़ करके जो प्रोडक्ट तैयार होगा, जो ब्रेड बनेगा उसको कहेंगे फाइनल कमोडिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट। ठीक है। अब हम डेफिनेशन की ओर जाएंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकली इनपुट एंड फिजिकली आउटपुट विच इज़ इकोनॉमिक टर्म एज ए प्रोडक्शन फंक्शन। देखो, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये डेफिनेशंस क्या कह रही है। मान लो कि 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल है आपके पास और 5 यूनिट्स ऑफ लेबर है। ठीक है। और आउटपुट क्या है, 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस। 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस को मान लीजिए हमने जो प्रोड्यूस किया वो क्या है, ब्रेड है, विद द हेल्प ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल को क्या होती है, मशीन्स, एंड 5 यूनिट्स ऑफ लेबर, जो मजदूर थे 5, उनकी हेल्प से। ये क्या है, 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 5 यूनिट्स ऑफ लेबर क्या है, ये इनपुट हैं। और 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो आपने प्रोड्यूस की, कमोडिटी प्रोड्यूस की, 100 यूनिट्स आपने क्या प्रोड्यूस की, ब्रेड किया प्रोड्यूस, विच इज़ इकोनॉमिक टर्म में हम इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। देखो, इसकी एक और डेफिनेशन है, प्रोडक्शन फंक्शन इज द स्टडी द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकली इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी। देखो, प्रोडक्ट को बनाने में कितना इनपुट और आउटपुट के जो फिजिकली रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप है इनका, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये कितने टाइप का होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर क्लासीफाई इनटू फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर कौन से हो गए, जो फिक्स रहते हैं, जो कि चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि लैंड है। ठीक है। लैंड इज़ अ फिक्स फैक्टर्स, बिल्डिंग इज़ अ फिक्स फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, जो कि कभी शॉर्ट टर्म में जो चेंज नहीं हो सकते। whether when there is change in quantity of output। देखो, क्या होता है कि जब कोई फर्म लगती है किसी लैंड पर, तो आज उसका जो लैंड, जो बिल्डिंग होती है वो फिक्स रहती है। हाँ, वो वेरिएबल फैक्टर्स, जो वेरिएबल फैक्टर्स क्या, कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे लेबर्स हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, फ्यूल हो गया, कैपिटल भी कह सकते हैं हम, इसको हम चेंज कर सकते हैं। बट लैंड और बिल्डिंग को चेंज करना काफ़ी मुश्किल टास्क होता है फर्म के लिए, एज़ कम्पेयर टू लेबर्स, रॉ मटेरियल, फ्यूल्स। और फिक्स फैक्टर को, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट जो वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं विद चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल ब्रेड की ले लेते हैं। अगर हमें 100 यूनिट से ज़्यादा ब्रेड प्रोड्यूस करने हैं तो हम क्या करेंगे, लेबर्स बढ़ा देंगे, हम कैपिटल्स बढ़ा लेंगे, जिससे क्या होगी, हमारी आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगी। पर जहाँ पर ये प्रोडक्शन हो रही है उसको हम थोड़ी चेंज कर सकते हैं, उस लैंड, उस प्रॉपर जगह को हम नहीं कर सकते, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं, जो कि चेंज नहीं हो सकते, जैसे लैंड और बिल्डिंग। और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, जिसको आप चेंज करके आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेबर्स, रॉ मटेरियल्स, फ्यूल्स, कैपिटल, कुछ भी। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टोटल प्रोडक्शन क्या होता है। देखो, टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स की हेल्प से जो प्रोडक्शंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। देखो, लेबर्स, कैपिटल एंड फर्म्स और लैंड और बिल्डिंग की हेल्प से जो प्रोडक्शंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्शंस कहते हैं।
और टोटल प्रोडक्शन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शंस कहते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन आपको आगे समझ आएगा जब मैं आपको टेबल डिस्कस करूँगा। और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट को आप समझने के लिए आप सिर्फ इतना ये फार्मूला याद रखना, इससे आपको समझ आ जाएगा कि टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एवरेज आउटपुट। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना एवरेज प्रोडक्शंस का। तो एवरेज प्रोडक्शंस इसमें कहा है कि पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस। देखो इसको टेबल से आपको इजी से अंडरस्टैंड होगा। देखो ये जो टेबल है इसमें फिक्स फैक्टर नहीं दिया है, ये जो लेबर है ये वेरिएबल फैक्टर्स होता है। फिक्स फैक्टर आप मान लीजिए जो लैंड है वो 111 है, यहाँ पे दिया नहीं है टेबल पे, आप ऐसे मान लीजिए ये 11 है। ठीक है, और जो टोटल प्रोडक्शन है विद द हेल्प ऑफ लेबर्स एंड कैप फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर से जो हमने अज्यूम की है वो ये वैल्यू की है। ठीक है, ये वैल्यू। और देखो मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने क्या कहा था, प्रोडक्शन क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द टीपी। देखो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या निकल रहा है ना, एमपी निकला। फर्स्ट टर्म में कभी भी एमपी नहीं होता, जब ज़ीरो वेरिएबल होंगे तो कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगी, तो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट हमेशा कुछ नहीं होता। और सेकंड स्टेप में देखोगे जो टीपी का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एमपी होगा। 10 और 28 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या निकल जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। 20 और 54 के बीच का जो डिफरेंस होगा हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शंस कह सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अब देखो एवरेज प्रोडक्शन देखनी है तो एवरेज प्रोडक्शन निकालने का एक और तरीका है जो मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया था। एवरेज टोटल प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, टीपी मैंने बताया था, ये फार्मूला था टीपी इनटू आउटपुट, इसे याद रखना आप। अब देखो यहाँ पे हमारा टीपी कितना है 10 और आउटपुट कितना है 1, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है 10 एवरेज प्रोडक्ट निकल गया। इसी के साथ हम दूसरा देखेंगे 28 है हमारा आउटपुट, उसके साथ साथ जो हमारा आउटपुट कितनी है, वेरिएबल फैक्टर कितने हैं 2 है, इसको डिवाइड किया क्या है 14, तो हमारा एवरेज प्रोडक्शन निकल गया। ऐसे हर एक को करने के लिए क्या करेंगे, टीपी डिवाइडेड बाय आउटपुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि टीपी कैसे निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। पीछे अब मैंने जो डेफिनेशन दिखाई थी, अगर आप इसे मैथमेटिकली देखोगे कभी आपको ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे ये टॉपिक। और कभी कभार क्या होता है कि एग्ज़ाम में यही पूछ लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, अगर डिफरेंस बिटवीन टोटल आउटपुट क्या होता है या टोटल प्रोडक्शंस क्या होता है, उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं या एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं या कुछ और कहते हैं या दोनों कहते हैं। ये क्वेश्चन आया भी था एक बार, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। तो उसे अगर फिर भी आपको समझ नहीं आएगा तो आप फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। तो इसके बाद हम लॉ पढ़ेंगे, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जो लॉ है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से सुनना होगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है। इसकी जो डायग्राम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो इसको भी आप टेबल के साथ ही देखना, एनालाइज करना कि ये कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। देखो ये जो टर्म है इसको आप मान लीजिए टीपी है। ठीक है, ये एक डायग्राम में नहीं, ये 2 डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है क्योंकि आपको इजी से अंडरस्टैंड हो सके। और ये इसमें इतना अच्छा दिया नहीं है, एक और डायग्राम है इसकी, उसमें आपको इजी से अंडरस्टैंड होगा। देखो ये है स्टेज, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस पे वो क्या है, टीपी है। ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें एवरेज प्रोडक्ट नहीं दिया है बट यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट इस तरह से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टीपी। देखो जो एवरेज टीपी चल रहा है ना, ये इंक्रीजिंग रेट से कितना स्पीड से ऊपर जा रहा है, पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट भी ऊपर जा रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट जब ई पॉइंट पे आ जाएगा ना, तो जो टीपी की स्पीड है वो बड़ी ज़्यादा स्पीड में है। ठीक है,
ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड में है एट द पॉइंट ऑफ ई। जब ई पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा, इस टाइम पे जो टीपी है टोटल प्रोडक्शन वो बड़ी तेज़ से जा रहा है। जब ये जो दो तीन स्टेजों में डिवाइड है, 1 2 3, ठीक है, 3 स्टेजों में डिवाइड है ये। फर्स्ट स्टेज में आप देख रहे हो कि जो एमपी है वो इंक्रीज़ कर रहा है ई तक, तो उस स्पीड में आप देखोगे जो टीपी है वो काफ़ी स्पीड में चल रहा है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न की स्पीड से चल रहा है पॉइंट के तक। आफ्टर ई के बाद जो एमपी है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। जो टीपी है उसकी जो स्पीड थी इंक्रीज़ होने की वो कम हो गई। फर्स्ट स्टेज में आप देखोगे कि कितना स्पीड से चल रहा है, बट आफ्टर जब एमपी जब डिक्लाइन होगा तो उस समय जो टीपी होगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जब एमपी पॉइंट मिनिमम पॉइंट पे होगा उस समय जो एमपी होगा, जो टीपी होगा वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। जब एमपी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा ना, तो समझ लेना कि उस समय जो टीपी है वो भी डिक्लाइन होगा, बट पॉजिटिव टर्म में, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। जब टीपी नेगेटिव हो जाएगा ये नीचे की ओर आएगा। जब तक ये पॉजिटिव रहेगा ये डिक्लाइन नहीं होगा, ये इंक्रीज़ होता रहेगा। आफ्टर जब टीपी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा ना, एमपी जब नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, जो टीपी है ये भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। इस डायग्राम को ध्यान से देखना, यहीं से सवाल पूछा जाएगा। और जब तक एट द पॉइंट ऑफ ई, जब इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न से जब ये टीपी इंक्रीज हो रहा हो, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। इस इन्फ्लेक्शंस क्यों कहते हैं इस पॉइंट को? क्योंकि जो एमपी होता है उसकी जो इंक्रीजिंग रेट होता है वो यहाँ तक होता है, उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है फर्स्ट स्टेज के बाद। आफ्टर फर्स्ट स्टेज के बाद उसके बाद जो टीपी है उसकी स्पीड कम हो जाती है इंक्रीज़ होने की, और आफ्टर एमपी जब नेगेटिव जाएगा जो टीपी है वो भी फॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको और इजी से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक रिलेशनशिप देखते हैं टीपी और एमपी के बीच में, उससे आपको हमेशा दिमाग में रहेगा। देखो, जो रिलेशनशिप बिटवीन टीपी और एमपी और एपी में आपको बताऊंगा। देखो, हमने वहाँ पे देखा था जब टीपी इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट में, इसका मतलब जो एमपी है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। देखो, जो हमने पिछले लाइन पढ़ी, जब एमपी इंक्रीज़ हो रहा है तो टीपी क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग रेट में चल रहा है। देखो, जो एमपी इंक्रीज़ हो रहा था टीपी इंक्रीजिंग रेट में चल रहा था। ये हो गया फर्स्ट रिलेशनशिप। एक लाइन में इसने ये कहा कि टीपी जब मैक्सिमम होगा उस समय जो एमपी होगा वो इक्वल टू द ज़ीरो होगा। जब टीपी मैक्सिमम होगा उस समय जो एमपी होगा वो इक्वल, देखो जब टीपी एमपी जो ज़ीरो था, जब एमपी ज़ीरो था उस समय जो टीपी था वो मैक्सिमम था नहीं, तो वही चीज़ यहाँ पे देखो। उसके बाद एक और लाइन थी, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ नेगेटिव दैट टाइम द टोटल प्रोडक्ट इज़ डिक्लाइन। देखो, यहाँ पे जब एमपी नेगेटिव हो गया तो टीपी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इधर देखो, जब टीपी नेगेटिव हो गया तो एमपी जो था वो इंक्रीजिंग रेट से बजाय फॉल होना शुरू हो गया, बट ये रहता हमेशा पॉजिटिव वे में है। थर्ड स्टेज में क्या होगा? टीपी जो होगा वो डिक्लाइन होगा और एमपी क्या होगा? ये नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि फर्स्ट स्टेज में क्या पोजीशन होगी, सेकंड स्टेज में क्या पोजीशन होगी, थर्ड स्टेज में क्या होगी। देखो, फर्स्ट 2 स्टेज में जो टीपी है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फर्स्ट स्टेज जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या कर रहा है? फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज़ हो रहा है, सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है, और थर्ड स्टेज में तो नेगेटिव हो गया। बट जो टीपी है वो क्या कर रही है? फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज़ हो रहा है, सेकंड स्टेज में इंक्रीज़ हो रहा है, पर थर्ड स्टेज में डिक्रीज़ हो रहा है। सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि थर्ड स्टेज में एमपी किस बिहेवियर में हो रहा है और टीपी किस बिहेवियर में है। एपी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप टीपी और एमपी पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये लॉ है, इसको हमने जो डायग्राम से हमने अंडरस्टैंड किया, और इसको हम शॉर्ट रन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं। इसमें वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ फिक्स फैक्टर्स होते हैं। इससे इस डायग्राम को जैसे कि टेबल देख लो आप,
टेबल से आपको हो ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। ये देखो एमपी जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और जो टीपी है ये भी इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट में। आफ्टर जब एमपी फॉल होना शुरू हो गया 26 पे 22 पे, इसकी जो स्पीड है ना वो कहीं ना कहीं कम हो गई टीपी की। देखो पहले कितना कितना गैप से आ रहा था, 10 से 28, 54 से 76, फिर 90, 96, फिर इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई। जब एमपी ज़ीरो होगा उस समय इसका जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा। जब ये नेगेटिव में चला जाएगा ये टीपी जो है वो फॉल होना शुरू हो गया। देखो 96 से 92 पे आ गया। इन हर एक चीज़ को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको इजी से अंडरस्टैंड होगा। टेबल से आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट जब इंक्रीज़ हो रहा है, जो टीपी की स्पीड है वो बड़ी स्पीड से चल रहा है। आफ्टर जब वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, इसकी स्पीड कम हो गई इंक्रीज़ होने की। जब वो ज़ीरो से नेगेटिव में चला गया, जो टीपी था वो फॉल होना शुरू हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका लॉ ऑफ वेरी। हमने 3 स्टेजेस को एनालाइज़ किया था। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है, डायमेंशंस रिटर्न्स क्या होता है, नेगेटिव रिटर्न्स क्या होता है। देखो इंक्रीजिंग रिटर्न्स में हमने एक चीज़ देखी थी, जब एमपी इंक्रीज़ हो रहा था जो टीपी की स्पीड थी वो बड़ी हाई थी। जो पॉइंट के था इस के पॉइंट को हमने क्या कहा था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। ठीक है, जब टीपी जहाँ तक इंक्रीज़ एमपी जहाँ तक इंक्रीज़ करता है उस समय जो टीपी की जो इंक्रीजिंग रेट ऑफ स्पीड होती है वो यहाँ तक होती है, फर्स्ट स्टेज तक। आफ्टर फर्स्ट स्टेज के बाद क्या होता है, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, इस डायमेंशन रेट पे चलता है वो। ठीक है, तो जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि जो पॉइंट होगा के, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और जो मार्जिनल प्रोडक्ट इसमें क्या करता है, इंक्रीजिंग रिटर्न में इंक्रीज़ करता है स्टिल एट द पॉइंट कहाँ तक, के पॉइंट तक। और डायमेंशन रिटर्न्स में क्या होगा कि एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों डिक्लाइन करते हैं। यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट दिया है। आफ्टर द फर्स्ट पॉइंट बोथ आर डिक्लाइन। देखो एवरेज प्रोडक्ट मार्जिन प्रोडक्ट दोनों डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, डायमेंशन रिटर्न में ये होता है। और नेगेटिव रिटर्न्स में क्या होता है, नेगेटिव रिटर्न्स में एमपी जो है वो फॉल कर रहा है और जो टीपी है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है, बट ये पॉजिटिव में हो रहा है, एमपी जो है नेगेटिव में चला गया है। ठीक है, ये आ गया नेगेटिव रिटर्न्स में। ये 3 स्टेजेस थे, हमने इंक्रीजिंग रिटर्न पढ़ा, डायमेंशन रिटर्न पढ़ा, नेगेटिव रिटर्न्स पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रीजंस क्या होते हैं इंक्रीजिंग। देखो कासेस क्या होंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स के, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स। मान लीजिए कि लैंड है, उसका प्रॉपर यूज़ हो, मतलब कि जितना वहाँ पे कैपेबिलिटी है उसका उतना यूज़ किया जाए, उसको हम कहेंगे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। से क्या होगा, हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो गए, हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसीज ऑफ लेबर। देखो जो स्किल लेबर है उसको अडॉप्ट करें, उसका यूज़ हम मैक्सिमम से मैक्सिमम करें। जो सिर्फ लेबर है, स्किल नहीं है, उसका सिर्फ फोर्सेस वाली जगह पे ही उसका यूज़ करें, जहाँ पे स्किल्स को ज़्यादा हम अडॉप्ट करें, उससे क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न होगा। डायमेंशंस रिटर्न्स का क्या रीजंस होते हैं, फिक्सिटीज ऑफ फैक्टर्स, जैसे लैंड फिक्स होगा, उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शंस कम होगी। लेस कोऑर्डिनेशंस बिटवीन द फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स, फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स। लेबर्स और कैपिटल के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा वो अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से जो डायमेंशंस रिटर्न्स होंगी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स नहीं होंगी। ठीक है, तो ये है प्रोडक्शन फंक्शन की टॉपिक। मैंने सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, और आपने सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में पूछा गया हो, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है, इस पर पीएचडी नहीं करनी है। तो यही टॉपिक्स थे। टीपी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो कॉस्ट पे आएगी। तो इसी के साथ ये लेक्चर्स ख़त्म होता है। थैंक यू।